गरीब सास की अमीर बहू। रामपुर नाम के एक गांव में सरला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसके बड़े बेटे का नाम था रोहन और छोटे बेटे का नाम था अमन। सरला दिन भर खेतों में कुछ न कुछ काम करके 2 वक्त का खाना ही बड़ी मुश्किल से जुटा पाती थी। उन तीनों के दिन बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके दोनों बेटे भी काम में अपनी मां का हाथ बटाने लगे थे। तो अब धीरे धीरे उनके घर की हालत भी सुधर रही थी। सरला के दोनों बेटे पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। वो पढ़ाई और खेतों का काम बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते थे। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया। रोहन ने अब अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी और वो अब खेतों में काम करके अपनी मां का हाथ बटाता था। पर वहीं उसके भाई अमन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। रोहन एक शांत और सुलझा हुआ लड़का है। उसके विपरीत अमन एक महत्वाकांक्षी लड़का है। अपनी मां की आवाज सुनकर वो उसके पास आता है। जी मां, आपने बुलाया? हाँ बेटा। जी मां, कहिए। बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मां, ऐसी क्या बात करनी है आपको इतनी रात को? रोहन, अमन आगे पढ़ना चाहता है। अमन शहर जाकर पढ़ना चाहता है बेटा। पर मां, यहाँ गांव के कॉलेज में भी तो वही पढ़ाई होती है, तो उसके लिए शहर जाने की क्या जरूरत है? हाँ, मैंने भी उसको यही बात समझाने की कोशिश की थी, पर उसने मेरी एक न सुनी। अमन जिद करके बैठा है कि उसको शहर जाकर ही पढ़ना है। ठीक है मां, अब अगर अमन को शहर जाकर ही पढ़ना है तो मैं क्या कर सकता हूं? रोहन बेटा, पर शहर भेजने के लिए तो उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी ना? हाँ मां, मैं देखता हूं, करता हूं कुछ इंतजाम पैसों का। ऐसा कहकर रोहन चला जाता है सोने। अगले दिन सुबह रोहन पैसों का इंतजाम करता है और घर आकर अपनी मां को बताता है। मां, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है अमन के लिए। इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम हो गया रोहन? पर कैसे बेटा? उसकी चिंता तुम मत करो मां, आप बस ये पैसे रखो संभाल कर। समय ऐसे ही बीतता गया। यहाँ गांव में रोहन अपनी मां की सेवा और खेतों में काम बड़ी ही मेहनत और लगन से करता था। तो वहां अमन भी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा था। अमन ने अपने खर्चे के लिए एक जॉब भी करनी शुरू कर दी थी। वो अपने खर्चे के लिए अपने भाई और अपनी मां को कभी भी परेशान नहीं करता था। कुछ समय बाद अमन की पढ़ाई भी पूरी हो गई और पढ़ाई के बाद अमन को एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। धीरे धीरे अमन ने शहर में अपना एक घर भी ले लिया था। उसकी तरक्की देखकर उसके मां और भाई बहुत खुश हुए। समय ऐसे ही बीतता है और रोहन की शादी पास के ही गांव में रहने वाली एक सुंदर और सुशील लड़की शोभा से हो जाती है। रोहन खेती का काम अच्छे से संभालने लगा और शोभा ने घर का काम अच्छे से संभाल लिया। शोभा सरला को घर का कुछ भी काम नहीं करने देती थी। वहीं अमन शहर में अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है और ऑफिस में ही काम करने वाली एक लड़की संध्या से उसकी दोस्ती हो जाती है। संध्या शहर में ही पली बढ़ी थी और उसके पिता एक धनवान व्यक्ति हैं। दोनों शादी करने का निश्चय करते हैं। अमन संध्या को अपने परिवार से मिलवाने गांव ले जाता है। मां, कहाँ हो आप? सरला अमन की आवाज सुनकर बाहर आती है और उसको देखकर बहुत खुश होती है। अरे अमन, तू ऐसे अचानक? हाँ मां। अमन की आवाज सुनकर शोभा भी बाहर आ जाती है। अमन भैया, कैसे हो आप? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मां, ये संध्या है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। नमस्ते माँ जी। मां, मैं और शोभा शादी करना चाहते हैं। अमन और संध्या की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद संध्या को कुछ दिनों के लिए गांव में आकर रहना पड़ता है। शहर में बड़े ही ऐशो आराम से रहने वाली संध्या को गांव में रहने में परेशानी होती है और वो अमन से कहती है, अमन, मुझे यहाँ नहीं रहना है, हम कब शहर जाएंगे?
पर संध्या, मैंने तुमको पहले ही कहा था ना कि शादी के कुछ दिन हमें गांव में रहना होगा सबके साथ। फिर अचानक से शहर क्यों जाना है तुमको? अभी हमें यहाँ कुछ दिन और रहना पड़ेगा, जब तक शहर में मुझे कोई दूसरी अच्छी जॉब नहीं मिल जाती है। पर अमन, तुम्हारी पहली जॉब से क्या परेशानी है तुमको? वो भी तो अच्छी है। पहले बात दूसरी थी संध्या, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उस जॉब से नहीं होगा। फिर कुछ दिन तुम माँ के साथ भी रहो, वरना उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। पर अमन, हम माँ को अपने साथ शहर में लेकर भी तो जा सकते हैं, वो वहां रह लेंगी मेरे साथ। ऐसा कहकर अमन वहां से चला जाता है। अगले दिन अमन अपनी माँ से बात करता है। माँ, संध्या को यहाँ रहने में परेशानी हो रही है। पर बेटा, हम सब ध्यान तो रख रहे हैं ना उसका। यहाँ देखो, शुभा उसको घर का कोई काम भी नहीं करने देती। पर माँ, बात वो है ना, संध्या कभी गांव के माहौल में नहीं रही है। वो बहुत ही ऐशो आराम में पली बड़ी है। उसके रहने का तरीका हमारे तरीके से बिल्कुल अलग है। हाँ, तो हम कौन सा उसको यहाँ हमेशा के लिए रख रहे हैं बेटा। तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, कुछ दिन हमारे साथ रहो और उसके बाद चले जाना शहर। माँ, आप लोग भी क्यों नहीं चलते हमारे साथ शहर? अरे नहीं बेटा, शहर में हमारा मन नहीं लगता है। फिर यहाँ भी तो घर है अपना, खेत है अपने, इनका ध्यान कौन रखेगा? कोई नहीं माँ, आप लोग कुछ दिन के लिए ही चलो, और यहाँ खेती की देखभाल का काम आप कमला चाची को सौंप जाना कुछ समय के लिए। ठीक है अमन, पर पहले मैं रोहन से बात करूंगी इस बारे में। अगली सुबह बेटा, अमन कह रहा था कि हम सब लोग शहर चलें उसके साथ। पर माँ, यहाँ खेतों का काम कौन संभालेगा फिर? अरे वो कमला चाची को बोल देंगे हम, कुछ दिन की ही तो बात है बेटा। रोहन अपनी माँ की सब बात मानता था, इसीलिए वो इस बात के लिए भी मान जाता है। संध्या को जैसे ही पता चलता है कि वो लोग शहर जाने वाले हैं, तो वो बहुत खुश हुई। पर वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि उसके साथ सब लोग भी जाएंगे। 2 दिन बाद कमला चाची को सब जिम्मेदारियां सौंपकर सब लोग शहर चले जाते हैं। शहर पहुंचकर अमन संध्या से कहता है, देखो संध्या, तुम्हारे कहने पर मैं वापस शहर आ गया हूं। अब तुम माँ का ख्याल रखना, और देखो किसी को यहाँ किसी बात की कोई परेशानी ना हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। शोभा को गैस पर खाना बनाना नहीं आता था, तो संध्या को ही घर में सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। उसको बहुत ही परेशानी होती है। वो मन ही मन नहीं चाहती कि वो लोग यहाँ रहें। वो देखती है कि अमन अपने घर वालों की सब बातें मानता है। छुट्टी के दिन वो उनको बाहर घुमाने ले जाता है। अमन तो पूरा टाइम अपने परिवार के साथ ही बिजी रहते हैं। उनके पास तो मेरे लिए जरा भी वक्त ही नहीं है। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा ताकि ये लोग यहाँ से चले जाएं। संध्या का जब मन होता था तब वो खाना बनाती, और जब मन चाहे बिना बताए बाहर घूमने चली जाती और रात को घर आती। धीरे धीरे इस बात को लेकर अमन और संध्या के बीच में रोज झगड़े होने लगे। संध्या, तुम्हारे कहने पर मैं शहर वापस आ गया, और अब तुम्हें मेरे परिवार से क्या परेशानी है? देखो अमन, मुझसे तुम्हारे घर वालों का काम नहीं होता। अब मैंने तुमको बोला था कि अपनी माँ को लेकर आना साथ में, पर तुम तो अपने भाई और भाभी को भी ले आए यहाँ। संध्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों के बारे में ये सब बोलने की? तुमको पता है ना, आज मैं जो भी हूं वो भैया की वजह से ही हूं। हाँ हाँ, उड़ा दो सारे पैसे अपने घर वालों पर। मैं कुछ भी करूं संध्या। तुम्हारे इन गंवार घर वालों की वजह से मैं अपने फ्रेंड्स को भी घर पर नहीं बुला सकती हूँ। कहाँ ये लोग और कहाँ हमारा स्टैंडर्ड, बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। संध्या, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। मेरे घर वाले गरीब हैं तो क्या हुआ? तुमको तो शादी से पहले ये सब पता था ना? हाँ पता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे ये घर वाले यहाँ हमारे साथ रहेंगे। देखो संध्या, वो लोग मेरे कहने पर यहाँ आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं। हाँ तो बोल दो अपने घर वालों को कि वो यहाँ से चले जाएं। इतना कहकर अमन अपने कमरे में चला जाता है। सरला अमन और संध्या की ये बातें सुन लेती है। ये बात सरला को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उनकी बातें सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको रोता हुआ देखकर रोहन अपनी माँ से पूछता है,
माँ, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हो? सरला अमन और संध्या के बीच हुए झगड़े के बारे में रोहन को बता देती है। माँ की बातें सुनकर रोहन कहता है, माँ, मैंने तो पहले ही मना किया था आपको, पर आपने ही कहा यहां आने के लिए। आपके कहने पर मैं भी यहां आया हूं। पर मुझे क्या पता था बेटा कि संध्या हमारे बारे में ऐसा सोचती है। एक गरीब माँ का बेटा उसको पसंद है, पर उसकी ये गरीब माँ उसको पसंद नहीं है। कोई बात नहीं माँ, हम कल ही अपने गांव वापस चले जाएंगे। हाँ, पर तुम अमन से कुछ मत कहना, वो बेचारा पहले से ही बहुत परेशान है। ठीक है माँ। इतना कहकर रोहन अपने कमरे में चला जाता है। शाम को जब अमन घर आता है तो सरला अमन को कहती है कि अब उन लोगों का मन यहां नहीं लग रहा है, इसीलिए अब वो वापस गांव जाना चाहते हैं। माँ की ये बात सुनकर अमन कहता है, आपसे संध्या ने कुछ कहा क्या? ऐसा कहकर अमन अपने कमरे में जाता है और संध्या से पूछता है, तुमने माँ से कुछ कहा है क्या? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है अमन, और अगर मैं उनसे कुछ कहती तो तुमको जरूर बताती। अमन और संध्या के बीच इस बात को लेकर बहुत झगड़ा होता है। अमन संध्या को बहुत समझाता है। तभी वहां संध्या के माता पिता भी आ जाते हैं और वो भी संध्या को समझाते हैं कि उसको अपने ससुराल वालों से इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी के गरीब होने से हमको उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और रही बात उनकी रहन सहन को लेकर, तो वो तो तुम भी उनको सिखा सकती हो ना। देखना धीरे धीरे वो लोग सब सीख जाएंगे। अपने माता पिता की बात सुनकर संध्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई बात नहीं बेटा। संध्या रोहन और शोभा से भी माफी मांगती है। वो लोग भी उसको माफ कर देते हैं। फिर संध्या उनको वहीं उनके साथ रहने के लिए भी मना लेती है। अमन रोहन को एक फैक्ट्री में काम दिलवा देता है। संध्या, शोभा और अपनी सास सरला को धीरे धीरे सब सिखा देती है। फिर ये लोग गांव की जमीन और घर को बेचकर शहर में ही एक बड़ा घर ले लेते हैं और इस तरह वो लोग हंसी खुशी अपने उस नए घर में रहने लगते हैं।